नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए की यात्रा पर ऐतिहासिक समझौते की होगी घोषणा। जेट इंजन की तकनीक सौंपेगा यूएसए। 22 जून को मना विश्व वर्षा वन दिवस। वर्षा वन है पर्यावरण के लिए अहम, जैव विविधता के लिए जाने जो है वर्षा वन। और वॉन कॉन्फ्रेंस हुई संपन्न, कई मुद्दों पर विवाद जारी, ग्लोबल स्टॉकटेक को लेकर बनी सहमति। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। 22 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे यानी विश्व वर्षा वन मनाया जाता है। इसका मकसद जलवायु, जैव विविधता, संस्कृति और आजीविका के लिए वर्षा वनों की अहमियत को समझना, इन्हें संरक्षित करने के मकसद से वैश्विक आंदोलन चलाना। वर्षा वन बड़ी मात्रा में कार्बन स्टोर करते हैं। वर्षा वनों में मिलियंस में आबादी निवास करती है और वर्षा वनों में पृथ्वी की 50% से ज्यादा की जैव विविधता पाई जाती है। ये वन खाद्य पदार्थ, दवाएं और हाइजीन प्रोडक्ट्स को बनाने में मददगार है। ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन पृथ्वी पर मौजूद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में 1/3 की हिस्सेदारी रखते हैं। अमेजन के वर्षा वन पृथ्वी के क्षेत्रफल में केवल 1% की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन जैव विविधता के मामले में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। आंकड़ों के मुताबिक अमेजन के वनों में 76 बिलियन के करीब कार्बन स्टोर है। आपको बता दें कि भारत में अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूएसए की यात्रा पर हैं। इस मौके पर एक लैंडमार्क एग्रीमेंट घोषित होने की संभावना है। ये समझौता यूएसए द्वारा भारत को जेट इंजन तकनीक ट्रांसफर करने से संबंधित है। समझौते के तहत यूएसए भारत को 11 क्रिटिकल जेट इंजन तकनीक ट्रांसफर करेगा। ये डील यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ घोषित की जाएगी। इस समझौते को लेकर चर्चा रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर पहले ही की जा चुकी है। ये समझौता भारत के लिए कई मायनों में अहम है। दरअसल वर्तमान में यूएसए, यूके, फ्रांस और रूस जैसे कुछ ही देश हैं जो इस तकनीक में पारंगत हैं। भारत इस सूची में शामिल नहीं है। भारत इस तकनीक को हासिल करके इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। इस समझौते के होने से भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा जो जेट इंजन का निर्माण कर सकेगा और भारत वर्तमान में ज्यादातर रशियन फाइटर जेट का प्रयोग कर रहा है जो कि पुराने हो रहे हैं। तकनीक हासिल होने से भारत स्वदेशी मजबूत जेट इंजन का निर्माण कर सकेगा। आपको बता दें कि जेट इंजन किसी प्लेन के बहुत तेज बल के साथ आगे बढ़ने के थ्रस्ट मुहैया कराते हैं। इनमें फ्रंट में एक फैन लगा होता है जिससे ये हवा अंदर सक करते हैं, मतलब कि ये जेट इंजन हवा को वायुमंडल से लेने में सक्षम होते हैं। फिर कंप्रेसर की मदद से हवा पर दबाव बढ़ाया जाता है और ये कंप्रेसर एयर ईंधन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक उत्पन्न करती है। ये जलती हुई गैसें इंजन में पीछे की तरफ लगे हुए नोजल से बाहर निकलती है। इससे एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट वो बल है जिससे इंजन को पुश मिलता है और एयरक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ता है। ये सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है जिसके मुताबिक एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि जलती हुई गैसें जब इंजन के पीछे की तरफ से बाहर निकलती हैं तो इंजन विपरीत दिशा में उसी बल के साथ गति करता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे से की जा चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी।
साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ DAF यानी डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से खबरों की ओर चलते हैं। 5 से 15 जून के बीच जर्मनी के वॉन में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ये बैठक इजिप्ट में आयोजित हुई COP27 में शामिल रहे मुद्दों पर चर्चा के लिए थी। साथ ही UAE में आयोजित होने वाली COP28 की मीटिंग के लिए मुद्दों का चुनाव किया गया। वॉन कॉन्फ्रेंस को एक कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जा रहा था, यानी कि पेरिस समझौते में निर्धारित किए गए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रणनीति में तेजी लाने से संबंधित था। हालांकि देशों के बीच कई मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। विकसित और विकासशील देश आज भी अपने पुराने मुद्दों से उभर नहीं पाए हैं। देशों में ग्लोबल स्टॉक टेक को लेकर सहमति बनी है। GST यानी ग्लोबल स्टॉक टेक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पेरिस सम्मेलन के दौरान निर्धारित हुई है। इसमें पेरिस समझौते के दौरान तय हुए लक्ष्यों की प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग की जाएगी। साथ ही जिस स्तर पर गैप है उसे भरने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पेरिस समझौते के मुताबिक ये एक्सरसाइज 2023 से हर 5 साल पर आयोजित की जानी है। इस पर एक फाइनल मीटिंग COP28 के दौरान की जानी है। दरअसल अभी भी फाइनेंस और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इश्यू पर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद कायम है। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के मसले पर विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार है। औद्योगिक क्रांति के दौर से पर्यावरणीय संसाधनों का बेतहाशा प्रयोग विकसित देशों के द्वारा ही किया गया है। विकसित देशों ने पर्यावरण की चिंता किए बगैर अपने देशों के विकास पर ध्यान दिया है। अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर विकासशील देशों पर मनमानी नीतियां थोपी जा रही हैं, जैसे कि हरित तकनीक को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। और विकासशील देश इतने संपन्न नहीं है कि वे अपने देश की आधारभूत जरूरतें छोड़कर इन तकनीक पर निवेश कर सके। ऐसे में विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश हमें वित्त मुहैया कराएं तो हम हरित तकनीक अपना सकेंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के अन्य उपायों पर काम कर सकेंगे। विकासशील देशों के मुताबिक ये विकसित देश कोई खैरात नहीं करेंगे। ऐसा करना उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 22 जून से मध्य प्रदेश में गौरव यात्रा की शुरुआत हो रही है। 22 से 27 जून तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट से शुरू होकर इसका समापन शहडोल में 27 जून को किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। ये गौरव यात्रा रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की जा रही है। वे महोबा के चंदेल वंश की वंशज और गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी थी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में बांदा के कलिंजर किले से होकर भी गुजरेगी। गौरतलब है कि कलिंजर किला रानी दुर्गावती का जन्म स्थान था। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य पर तकरीबन 15 सालों तक शासन किया था। उन्होंने तकरीबन 50 युद्धों में दुश्मनों को हराया। वहीं मुगलों को 3 बार हराने का गौरव रानी दुर्गावती को हासिल है। रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल शासक कीरत राय के यहाँ 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के दलपत शाह के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य को संभाला। मुगल सेनापति आसिफ खां के साथ लड़ाई में जब रानी दुर्गावती को ये महसूस हो गया कि वे दुश्मन के हाथों पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने अपना खंजर खुद को घोंप लिया और वीरगति हासिल की। 24 जून को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रानी की समाधि जबलपुर मंडला रोड पर बरेला में स्थित है। यहाँ पर एक मेमोरियल भी बनाया गया है और साल 2018 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने IPV यानी इंश्योर पेट्रोल वेसल रानी दुर्गावती के नाम पर कमीशन किया था। इसे ICGS रानी दुर्गावती नाम दिया गया है। तो आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। खबरों में रहा पद ग्लोबल स्टॉक टेक निरूपित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों में बदलाव को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की निगरानी से संबंधित पेरिस समझौते के तहत तय किए गए लक्ष्यों की निगरानी ग्रीन वॉशिंग को लेकर तय किए गए मानकों से संबंधित। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती गोंड साम्राज्य से संबंधित थी। वर्षावन को पृथ्वी की किडनी की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2
1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए गई सबमरीन टाइटन लापता हो गई है। इस सबमरीन को किस कंपनी ने बनाया है? ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस, ओशन गेट, एवरग्रीन मरीन, चाइना ओशन मरीन। सही जवाब है विकल्प बी यानी ओशन गेट। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आर्कटिक की बर्फ पिघलकर वैश्विक ऊष्मन में कमी लाएगी। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। आर्कटिक की बर्फ पिघलकर वैश्विक ऊष्मन को बढ़ाएगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।